Hello, welcome to our channel Taxis Official. Today we're going to learn a new chapter, the Mughals, 16th to 17th century. This chapter is of class 7th history book. In this chapter, we will learn who is Mughal, the first point is, and the second point is how they came in India, eh, or you can say why they came in India. And the third point is who is the founder of Mughal, and the fifth point is Mughals' relations with other emperors, other kings. And the sixth point is what is Mansabdar and what is Jagirdar. Next point is what is Jabt and Jamindar. And the last is Mughal in 17th century after. These are the 8 points in this chapter we will discuss. So without wasting time, let's get started. So we will discuss is who is Mughal. Mughal कौन था और मुगल भारत में कैसे इंटर किया। इन दो पॉइंट्स, इन दो क्वेश्चंस का आंसर हम लोग एक ही आंसर में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मुगल यहाँ पे भारत में आया कैसे, किसने खबर दिया मुगल को भारत में आने के लिए। तो इससे पहले हम लोग जो चैप्टर में कवर किया था कि 5 डायनेस्टीज जो होते हैं, वो 5 डायनेस्टीज दिल्ली में शासन करते हैं। सबसे पहला जो डायनेस्टी होता है वो गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। जो सबसे लास्ट वंश होता है दिल्ली सल्तनत का, वो होता है लोधी वंश। और लोधी वंश के बाद जो दिल्ली सल्तनत होता है वो खत्म हो जाता है और वो मुगल के अंडर में आ जाता है। तो हम लोग बात कर लेते हैं लोधी वंश का। तो लोधी वंश के जो संस्थापक, जो फाउंडर थे, वो थे बहलोल लोधी। और उसका जो लास्ट रूलर था, जिसके साथ पानीपत की प्रथम वार 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का फर्स्ट वार हुआ था। किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि बाबर आया कैसे। तो इब्राहिम जो लोदी था, ये लोदी डायनेस्टी का सबसे लास्ट रूलर था, लेकिन ये अपने राज्य में बहुत अच्छे से शासन कर रहा था। ये बात उसके चाचा आलम खां लोदी को पसंद नहीं आया, और एक राजा जो था दौलत खां लोदी, इन दोनों राजाओं को ये चीज पसंद नहीं आया इब्राहिम लोदी का शासन व्यवस्था, क्योंकि ये खुद से राज करते थे। ये किसी के अंडर में रह करके राज नहीं करते थे या फिर किसी की डिसीजन उसको फॉलो नहीं करते थे, जिस वजह से इन दोनों लोगों को बुरा लगा। कौन? आलम खां लोधी, उसके चाचा, और दौलत खां लोधी। इन दोनों ने मिल करके बाबर के पास गया और बाबर से कहा कि आप भारत में आक्रमण करें और मैं आपका हेल्प करूंगा। तो उन्होंने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और इन दोनों का, इब्राहिम लोदी और बाबर का एक युद्ध हुआ, पानीपत का प्रथम वार 1526 ईस्वी में। और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी हार गया और वह इस युद्ध में मारा भी गया। उसके बाद स्टार्ट होता है मुगल डायनेस्टी। कब से? 1526। इसीलिए कहा गया कि द मुगल्स 16 टू 17 सेंचुरी। तो 16 सेंचुरी का मतलब होता है 1526, यानी कि 1526 जो है ये 16 सेंचुरी के अंतर्गत आता है, जिस वजह से स्टार्टिंग 16 सेंचुरी को माना गया है। तो 16 और 17 सेंचुरी में क्या क्या हुआ, इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम लोगों ने कवर कर लिया कि मुगल क्यों आए थे भारत में। अब हम लोग जानते हैं कि मुगल थे कौन। जो मुगल थे, वो अगर बात करें हम लोग माता पक्ष से, यानी कि मदर साइड से, तो मदर साइड से चंगेज खान की जो डायनेस्टीज हैं, उसके वंशज थे ये। और उसके पापा की तरफ से अगर बात करें, फादर साइड से अगर बात करें, तो ये थे तैमूर, जिन्होंने ईरान, इराक और तुर्की में अपना शासन किया। तो इन दोनों, एक तो चंगेज खान और दूसरा फादर साइड से तैमूर, इन दोनों के वंशज ही हैं ये मुगल डायनेस्टीज। लेकिन मुगल डायनेस्टीज चंगेज खान के वंशज होने से नकारते हैं। वो इसीलिए कि क्योंकि चंगेज खान ने बहुत ही बेरहमी से बहुत से निहत्थे लोगों की जो है वो उन्होंने मार डाला, उन्होंने मैसेकर किया, यानी कि बहुत से लोगों को एक साथ किल किया, मारा। इन नंबरेबल पीपल, यानी कि ऐसे नंबर्स जिसकी संख्या में
ज्ञात नहीं है, इसके नंबर्स मुझे पता नहीं है, इतने लोगों को उन्होंने मारा, जिस वजह से मुगल्स चंगेज खां के वंशज होने से नकारते हैं और तैमूर को वो अच्छा शासक मानते हैं। तो ये हो गई बात, क्योंकि तैमूर ने दिल्ली पे आक्रमण किया था। तो हम लोगों ने बात कर लिया कि 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में सबसे फर्स्ट पानीपत का वार हुआ था, और उसके बाद से दिल्ली का पूरा शासन व्यवस्था मुगल के अंडर में आ गया था। अब उसके बाद एक पॉइंट हम लोग बात कर लेते हैं कि मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन, यानी कि मुगल का कोई राजा अगर मर जाता था तो उसका उत्तराधिकारी कौन बनता था, यानी कि फिर से उसका राजा कौन बनता था। तो इंडिया में जो एक प्रथा थी कि कोई अगर राजा मर जाए तो उसका जो बड़ा बेटा होता था वो राजा बनता था, लेकिन मुगल लोग इस तरह से अपना राजगद्दी नहीं देते थे, बल्कि सपोज एक राजा का अगर तीन बेटा है तो उन तीन बेटों को की जो संपत्ति उसके पापा की यानी कि राजा की जो संपत्ति होती थी उसको तीन भागों में डिवाइड करके इन तीन बेटों में बांट दिया जाता था। तो इस तरह से वो लोग अपने राज्य का बंटवारा करते थे। अब हम लोग बात कर लेते हैं मुगल रिलेशन विद अदर रूलर्स, दूसरे राजाओं के साथ मुगल का किस तरह से संपर्क था, किस तरह से दोस्ती थी, रिलेशंस थे। तो इंडिया में, भारत में मुगल के बहुत सारे राजाओं ने खिलाफ किया और बहुत सारे राजाओं ने इन लोगों को सहयोग किया, और यहाँ तक कि अपने बेटियों की शादी मुगल के राजाओं के साथ भी करवाए, और बहुत से राजाओं ने इनके अगेंस्ट में भी काम किया और कैंपेन भी चलाया। जैसे कि एक सिसोदिया राजपूत, इन्होंने जो मेवाड़ का था इन्होंने रिफ्यूज कर दिया, इन्होंने इनकार कर दिया टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं किया। हालांकि ये हार गए थे लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया। इसके अलावा तो जैसे जैसे मुगल्स भारत में एक्सपेंड करना शुरू किया, भारत के राज्यों को अपने अपने अंडर में कब्जा करना शुरू किया, अपने अंडर में लेना शुरू किया, तब से मुगल ने एक रिक्रूटमेंट किया। उसमें मुस्लिम्स भी थे, इंडियंस, ईरानीज, राजपूत, मराठा और दूसरे ग्रुप्स के लोग भी थे, जो कि मुगल को सर्विस देते थे, और यही सर्विस बाद में मनसबदार कहलाया। The term Mansabdar referred to an individual who hold mansab meaning position और rank। तो मनसब का मीनिंग क्या है? मनसब का मीनिंग है पोजीशन या फिर रैंक। इसके कुछ काम्स थे, इसको रैंक मिलती थी पहला, और दूसरा सैलरीज मिलती थी, और तीसरा इसको मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना पड़ता था। ये तीन काम थे मनसबदार के। और ये जो रैंक होते थे, रैंक और सैलरीज निर्धारित होते थे, डिटरमाइंड होते थे बाय ए न्यूमेरिकल वैल्यूज। उसकी जितनी वैल्यूज होती थी उसके हिसाब से इसको रैंक भी मिलता था और प्लस सैलरीज भी मिलती थी। उसी को कहा जाता है जाट। जाट एक क्वेश्चन है, आपको आएगा एग्जाम में, तो आपको लिखना है कि द रैंक एंड सैलरीज वर डिटरमाइंड बाय ए न्यूमेरिकल वैल्यूज कॉल्ड जाट। द हाईएस्ट जाट द मोर प्रेस्टिजियस। जितना जाट होगा, पोजीशन होगा, रैंक होगा, उसी के हिसाब से उसको सैलरीज भी मिलेगी। उसके बाद एक पॉइंट है यहाँ पे, द मनसबदार्स मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ सवार और कैवलरी मैन। सवार का मतलब होता है घुड़सवार, यानी कि ऐसा सैनिक जो घोड़े लेके रहते हैं, घोड़े के ऊपर चढ़ के लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं, उसको बोलते हैं कैवलरी मैन या फिर सवार। तो जो मनसबदार होते थे उन लोगों के पास घुड़सवार होते थे, और वो लोग क्या करते थे, इन घुड़सवारों को रजिस्टर करवाते थे। तो रजिस्टर कराने का एक नियम था, रजिस्टर कराना ही होगा। इसके अलावा घोड़े को नामकरण या फिर हॉर्स ब्रांडेड करते थे, घोड़े का नामकरण किया जाता था, उसकी या फिर दागा जाता था, इतना नंबर घोड़ा है, 3 नंबर 4 नंबर, उसके हिसाब से उसको पैसे मिलते थे और सैलरीज भी मिलती थी। तो जितना ज्यादा घुड़सवार होता था उसको उतना ही ज्यादा पैसे मिलते थे। एक पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि जागिर्स किसे कहते हैं। तो जागिर्स किसे कहते हैं, तो मनसबदार रिसीव्ड देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट कॉल्ड जागिर्स। जो मनसबदार होते थे उसको जो पैसे मिलते थे, सैलरीज मिलती थी, कहाँ से? रेवेन्यू से, यानी कि
जो ज़मीनें होती थी, उससे जो फसल होते थे और उस फसल से जो रेवेन्यू होता था, उस रेवेन्यू से मनसबदार को सैलरीज़ मिलती थी। इन्हीं सैलरीज़ को कहा जाता था जागीर। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था मुक्तीज़ के बारे में। मुक्तीज़ या फिर मुक्तिदार। तो मुक्तीज़ और मनसबदार जो होते हैं, वो सेम सेम ही होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा-सा डिफरेंस ये होता है कि जो मुक्तीज़ होते थे, वो मुक्तीज़ मान लीजिए ये ज़मीन है, इस ज़मीन में वो क्या करते थे, जितना भी फसल होता था उसका रेवेन्यू लेते थे और उससे वो अपने सैनिक व्यवस्था सब कुछ चलाते थे। लेकिन जो मनसबदार होते थे, उसको एक ज़मीन तो अलॉट कर दिया जाता था, लेकिन उस जगह वो नहीं रहते थे, बल्कि वो दूसरे शहर में या फिर दूसरे स्टेट में जाकर के उसको सर्विस देना पड़ता था। इन दोनों में यही फ़र्क है। लेकिन मुफ्तीज़ वहाँ पे रहते थे और उसकी देखभाल भी करते थे और उससे रेवेन्यू भी कलेक्शन करते थे। हालाँकि जो मनसबदार होते हैं, वो भी रेवेन्यू कलेक्शन करते हैं, लेकिन वो खुद कलेक्टेड नहीं करते थे, बल्कि उसके कुछ जो सर्वेंट्स होते हैं, वो सर्वेंट्स उस जगह की रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे। तो इन दोनों में ये थोड़ा-सा फ़र्क आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो अकबर के रीजन में, अकबर के शासनकाल में ये मनसबदार ठीक-ठाक थे, इनको सैलरीज़ भी अच्छी मिल जाती थी और रेवेन्यू जितना जनरेट करते थे, उस हिसाब से इन लोगों का सब कुछ चल जाता था। लेकिन जैसे ही औरंगज़ेब के शासन आया, वैसे ही इन मनसबदार की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जिस वजह से क्या हुआ, मनसबदार की संख्या जैसे ही बढ़ी, वैसे ही ये लोग ठीक-ठाक से रेवेन्यू कलेक्शन करना इन लोगों का कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि ज़मीनों की संख्या तो उतनी ही है, लेकिन इसके डिवीज़न ज़्यादा हो गए, जिस वजह से इन लोग ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पाते थे, कम रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। तो जागीर्स की संख्या कम होने लगी क्योंकि जागीरदारों की संख्या बढ़ने लगी, जिस वजह से रेवेन्यू जनरेट कम होता था और बाद में देखा गया ये कि जो जागीरदार होते थे, वो किसानों से बहुत ज़्यादा टैक्स यानी कि रेवेन्यू लेने लगे, जिस वजह से शासन व्यवस्था बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगा। अब हम लोग जान लेते हैं कि जब्त और जमींदार क्या होते हैं। तो मुगल शासन व्यवस्था में जो रेवेन्यू का एक मेन सोर्स था, वो था पीजेंट के लैंड से आने वाला रेवेन्यू। यानी कि किसान जो फसल उगाते थे, उन फसल से आने वाले रेवेन्यूज, आने वाले टैक्सेस जो होते थे, वही मुगल का जो मेन सोर्स होता था इनकम का। तो मुगल शासन व्यवस्था में हर एक गांव में या फिर हर एक एरिया में एक जमींदार अपॉइंट किया और ये जमींदार क्या करते थे कि इन जो छोटे-छोटे किसान होते थे, उन किसानों से रेवेन्यू को लेते थे, जनरेट करते थे, वहां से वो लोग कलेक्ट करते थे और उन रेवेन्यूज को फिर वे लोग मुगल शासन व्यवस्था में भेजते थे। इस तरह से इन लोगों का शासन व्यवस्था चलता था। उसके बाद जब अकबर आया, तो अकबर का एक दरबारी था, उसका नाम था टोडरमल। उनके अनुसार क्या हुआ कि इन जमीनों को मापा गया और जमीनों को 10 साल के लिए जमींदारी दिया गया कि 10 साल किसी आदमी के पास रहेगा और ये वहां से जितने भी रेवेन्यू होंगे उसको वो कलेक्ट करेगा और मुगल दरबार में भेजेगा। तो इस तरह से 1570 से 1580 में 10 साल के लिए टोडरमल ने यानी कि अकबर के राज्य में टोडरमल ने 10 साला व्यवस्था शुरू किया, 10 साला जमींदारी व्यवस्था शुरू किया। और टोडरमल ने एक चीज किया कि ईच प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल के अनुसार उन्होंने प्रोविंस को बांट दिया और फसल के हिसाब से उन्होंने टैक्स को लगाया और दिस रेवेन्यू सिस्टम वाज नोन एज जब्त। यही रेवेन्यू सिस्टम जब्त के नाम से जाना गया। लेकिन ये जो रूल था, ये जो नियम था, कुछ एरियाज में ये लागू नहीं हुआ, जैसे कि गुजरात और वेस्ट बंगाल। यहाँ पे जब्ती व्यवस्था, 10 साला व्यवस्था यहाँ पे लागू नहीं हो पाया। इसके कुछ कारण से काउजेस है, वो हम लोग नेक्स्ट जब चैप्टर आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, क्यों नहीं हो पाया। उसके बाद एक पॉइंट है अकबरनामा एंड आईने अकबरी। इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि आईने अकबरी या फिर अकबरनामा क्या है। तो अबुल फजल नाम का एक जो कोर्टियर्स होता था अकबर के दरबार में, उन्होंने एक पुस्तक लिखा, एक बुक लिखा, उसका नाम दिया अकबरनामा या फिर उसी को आईने अकबरी कहा जाता है। और इस आईने अकबरी या फिर अकबरनामा में क्या होता था कि अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरह से प्रशासन चलता है, हाउस होल्ड, आर्मी, रेवेन्यू, इसके अलावा ज्योग्राफी ऑफ द एम्पायर, इन सारे चीजों का डिटेल्स इस बुक में आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद एक पॉइंट है नूरजहां इन्फ्लुएंस इन जहांगीर कोर्ट। जहांगीर के कोर्ट में नूरजहां, तो महिरुन्निसा
जहांगीर की जो वाइफ थी उसका नाम था मेहरुन्निसा, और बाद में इसका नाम पड़ा नूरजहां। और इसके लिए जहांगीर ने बहुत से चांदी के सिक्के भी चलाए। उसके बाद एक पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, सूल ई कूल, इसका मतलब क्या होता है और ये किसने चालू किया था। तो जो सूल ई कूल है वो जहांगीर के बेटे अकबर सन्स जो है डिस्क्राइब किया है अपने फादर के बारे में। अकबर ने ये चालू किया था सूल ई कूल, जहाँ पे ये होता था कि जैसे कि मुस्लिम्स होते हैं उसमें सुन्नी और सिया होते हैं। सुन्नी एक और सिया। सुन्नी और सिया में क्या डिफरेंस है? जो सुन्नी होते हैं वो हजरत मोहम्मद को फॉलो करते हैं, और जो सिया होते हैं हजरत मोहम्मद के दामाद को फॉलो करते हैं, लास्ट मैसेंजर मानते हैं। तो इन दोनों को एक मस्जिद में लेके आए और वहां पे उन्होंने नमाज अदा करने का एक नियम बनाया। इसके अलावा क्रिश्चियन और क्रिश्चियन और ज्यू को वो एक चर्च में लेके आए, और उन्होंने कहा कि जितने सारे धर्म हैं उन धर्मों की अच्छाई को मिला करके उन्होंने एक नया धर्म बनाया, एक नई चीज बनाई, यानी कि यूनिवर्सल पीस वो लागू करना चाहते थे कि सभी धर्मों में एक पीस हो, सभी धर्मों को मिला करके एक पीस रिलीजन बनाया जाए। तो उसी को कहा गया सूली कूल। उसके बाद एक पॉइंट है कि द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी, आफ्टर 17th सेंचुरी के बाद मुगल एम्पायर का क्या हुआ। तो धीरे धीरे मनसबदार की जो नंबर्स थे वो भी कम होने लगे। तो जहांगीर के समय मनसबदार की नंबर्स सिर्फ शाहजहां के समय मनसबदार के जो नंबर्स थे वो सिर्फ 445 ही रह गए, जबकि वो मनसबदार की संख्या पहले 8000 थी। अब क्या हुए, 5.6% जो मनसबदार होते थे वो रिसीव करते थे 6.1% टोटल रेवेन्यू का परसेंटेज वो रिसीव करते थे। इससे पीजेंट्स की जो हालत थी वो और खराब हुई, और धीरे धीरे वो गरीब से और गरीब बनता गया। इस तरह से मुगल शासन व्यवस्था धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे जो छोटे छोटे राज्य थे वो राज्य खुद का शासन व्यवस्था संभालने लगा। उसके बाद मुगलों से स्वतंत्र होने वाले 6 राज्य, जैसे कि अवध, हैदराबाद, रुहेलखंड, बंगाल, कर्नाटक, भरतपुर, इन सारे राज्यों में 6 राज्यों में अलग अलग राजाओं ने शासन स्टार्ट कर दिया। जैसे कि अवध में सादत खां, हैदराबाद में चिंकलिज खां, रुहेलखंड में वीर दाऊद अली मोहम्मद खां, बंगाल में मुर्शिद कुली खां, कर्नाटक में सादतुल्ला खां, भरतपुर में चूरामन एवं बदन सिंह, ये सारे राजाओं ने अपने अपने एरिया में राज करना स्टार्ट कर दिया। इस तरह से जो मुगल डायनेस्टीज थी वो धीरे धीरे डिक्लाइन करने की ओर, यानी कि विनाश की ओर अग्रसर हुआ, और लास्ट में वो मुगल शासन खत्म हो गया अंग्रेजों के आने के बाद। पूरी तरह से खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन उसके वंशज रह गए, और एट द एंड 1857 को जो रिवोल्ट हुआ था उसमें बहादुर शाह द्वितीय को इंडिया का लीडर चुना गया, यानी कि उस विद्रोह का लीडर चुना गया, और अंग्रेजों ने उसे बर्मा यानी कि म्यांमार भेज दिया गया उसके फैमिली के पास, उसके फैमिली के साथ। तो इस तरह से मुगल का पूरी तरह से भारत से एंडिंग हो गया। तो हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चंस में, और कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं और उसके आंसर्स को देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला था मैच द फॉलोइंग। सबसे पहले मनसब, रैंक, मंगोल, उजबेक, सिसोदिया, मेवाड़, राठौर, मारवाड़, नूरजहां, जहांगीर, सूबेदार, गवर्नर कहा जाता है। उसके बाद कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। द 5 डेक्कन सुल्तान्स वेयर बेरार, खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। उसके बाद नंबर ऑफ कैलवरियन पे ये डिपेंड करता था, जब्ती पर था। उसके बाद जो अकबर के जो फ्रेंड थे अबुल फजल, उन्होंने एक आइडिया दिया था अकबर को कि सूल इक्वल बनाने के लिए, सभी धर्मों को एक साथ लाने के लिए। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट वर द सेंट्रल प्रोविंस अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल्स? द सेंट्रल प्रोविंस वेयर दिल्ली, काबुल, मेवाड़, सिंध, मारवाड़, गुजरात, बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड चित्तौड़ एंड दक्कन। उसके बाद व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन द मनसबदार एंड जागीरदार? मनसबदार और जागीरदार के मिडिल बीच में क्या रिलेशनशिप था? तो मनसबदार रिसीव्ड सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट। मनसबदार जो थे वो रेवेन्यू से ही सैलरीज को रिसीव करते थे, और इसी को ही जागीर कहा जाता था। विच वर समवट लाइक इक्ताज, जो कि इक्ता की तरह ही था। द मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड, लेकिन मनसबदार उस जगह में नहीं रहते थे जहां से वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, बल्कि उसके कुछ नौकर्स होते थे जो कि रेवेन्यू को लेके आते थे, फिर वो मनसबदार को देते थे। लेकिन जो इक्ताज होते हैं, इक्तदार होते थे, वो वहां पर रहते थे और उस जगह में वो रेवेन्यू को कलेक्शन भी करते थे। तो ये कुछ फर्क है उसमें, इन दोनों में। व्हाट वाज द रोल ऑफ जमींदार? तो जमींदार का क्या रोल है? तो मुगल शासन व्यवस्था में जमींदार ही मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, क्योंकि जो
इनकम का सोर्स होता था मुगल का, वो होता था रेवेन्यू, और जमींदार क्या करते थे, इन रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे। कलेक्ट द रेवेन्यूज एंड टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट व्हिच वेर द सोर्स ऑफ इनकम मुगल्स। उसका क्वेश्चन 6, व्हाई डिड मुगल एम्फेसाइज देयर तैमुरिड एंड नॉट देयर मंगोल्स। तो मुगल के जो पिता पक्ष यानी कि फादर साइड की तरफ थे वो थे चंगेज खान, जो बहुत ही क्रूर था, जिन्होंने बहुत से लोगों को मारा। और दूसरी तरफ था तैमूर, जिन्होंने बहुत से देशों में उन्होंने शासन किया, जिस वजह से मुगल को तैमूर के वंशज कहलाने में गर्व महसूस होते थे, ना कि चंगेज खान के वंशज कहलाने में। तो ये था उसका वजह। तो ये था कुछ क्वेश्चंस, और ये था चैप्टर क्लास 7 का, मुगल्स 16 टू 17 सेंचुरी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और आप समझते हैं कि नहीं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।